स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। केमिस्ट्री के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत आज हम अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में अम्ल एवं क्षार से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे गए हैं 2016 और 2017 दोनों साल। साथ ही साथ जो भी अम्ल और क्षार से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अभिक्रिया के साथ मतलब एग्जाम्पल के साथ हमको पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दो पार्ट में कवर होगा। कुछ वैज्ञानिकों की अवधारणाएं भी हैं अम्ल क्षार को लेके, उसके बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा करते हुए उदाहरण के तौर पे सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल एवं क्षार, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किसे अम्ल और किसे क्षार कहेंगे तो बहुत ही साधारण लैंग्वेज में, ठीक है, साधारण शब्दों में या बोलचाल की भाषा में हम कहेंगे कि जो भी पदार्थ खट्टा होता है वो अम्ल होता है और जो भी पदार्थ तीखा होता है, बिटर होता है टेस्ट में, उसे क्षार कहेंगे। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट या साइंस के लैंग्वेज में अगर कहें तो इस प्रकार से हम अम्ल एवं क्षार को परिभाषित नहीं करेंगे। हालांकि बुक में दिया हुआ है अभी, लेकिन यह पहचान नहीं है अम्ल और क्षार की। तो कैसे पहचानना है? तो फिर से एक बेसिक आपको पहचानने का मैं आपको मेथड बताऊंगा और वो ये है कि लिटमस पेपर, नाम सुना होगा आपने 10वीं की कक्षा में, कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अम्ल नीले को लाल में करता है या लाल को नीले में। तो ध्यान रखिए, अम्ल क्या है? अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो, जैसे हम बोलें कि HCl या H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, काफ़ी तेज़ होता है और एक प्रकार से अगर कहीं पर लग जाए शरीर में तो जल भी जाता है ना, अगर वो कॉन्सनट्रेटेड हो। और जलने से किस प्रकार का निशान बन जाता है? लाल। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी नीली चीज़ है या नॉर्मल चीज़ है उसको लाल कर देगा कौन? एसिड, अम्ल। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो कन्फ्यूजन अब नहीं क्रिएट करना कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है और उसका उल्टा जो क्षार होता है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ये बेसिक डेफिनेशन क्लास 10th की। उसके अलावा अभिक्रिया के तौर पे या उदाहरण के तौर पे कैसे समझा जाना चाहिए अम्ल और क्षार को, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं लिखा हूँ थ्योरी के फॉर्म में, उसको आपको अगर लगे तो आपको नोट करते चलना है साथ साथ। फिलहाल उदाहरण के तौर पे देखिए, मैंने पहले अम्ल परिभाषित किया है। अम्ल किसी भी धातु के साथ क्रिया करके, देखिए ये अम्ल है, किसी भी धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, और वो धातु जो है वो क्रियाशील होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, क्योंकि कोई धातु अगर क्रियाशील नहीं है, जैसे हम बात करें सोना चांदी, उसके साथ अगर अम्ल क्रिया करेगा तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब इंस्टेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अम्ल की किसी भी धातु के साथ क्रिया होने के लिए जब वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करे तो शर्त यह है कि वह जो धातु है वह क्रियाशील होनी चाहिए। जैसे बात कर लेते हैं जिंक की। ठीक है, जिंक की क्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई जाए तो ZnCl2 के साथ, जिंक क्लोराइड के साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। तो उदाहरण के तौर पे अम्ल को कैसे परिभाषित किया कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये जो ऊपर एरो दिख रहा है कहीं पर भी रिएक्शन में, तो उसका मतलब है गैस। जहाँ कहीं भी किसी भी रिएक्शन में कोई आपको अगर प्रोडक्ट मिला है और उसके आगे लगा है ये, तो उसका मतलब होता है अवक्षेप या प्रिसिपिटेट, जो नीचे तली में बैठ जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया अम्ल की एक परिभाषा। एक तौर पे और मैंने लिखा है अम्ल का उदाहरण कि किसी भी कार्बोनेट के साथ क्रिया करके, देखिए यहाँ पर कौन है अम्ल, फिर से वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl का एग्जाम्पल लिए हैं। तो कोई भी अम्ल कार्बोनेट के साथ क्रिया करके, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो ये दूसरा परिभाषा हो गया अम्ल का, उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। परिभाषा बोलते जा रहा हूँ, अगर आपको लगे नोट करना है तो नोट कीजिए, उदाहरण यहाँ पर है। ठीक है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो कार्बोनेट के साथ, कोई भी कार्बोनेट हो सकता है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो कार्बोनेट के साथ क्रिया करके फिर से वही बात है, लवण और जल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? H2O मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है? हाइड्रोजन, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। क्लियर है? आगे बढ़ते हुए देखिए, एक और एग्जांपल मैंने ले लिया कार्बोनेट के साथ किसी दूसरे अम्ल का। ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक्वस मीडियम, जलीय माध्यम। AQ का मतलब एक्वस, जलीय। का क्रिया हमने कराया किसके साथ?
कॉपर कार्बोनेट के साथ, फिर से कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ हो रही है तो फिर से क्या मिलेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस लिखा है यहाँ पर, मीडियम भी मैंने लिख दिया है, एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम COCH3 को सॉलिड मीडियम में ले रहे हैं, ठोस रूप में ले रहे हैं, या पाउडर फॉर्म में भी अगर लेंगे तो उसको सॉलिड लिखेंगे। लिक्विड, जल तो लिक्विड होता है, ठीक है। एक्वस मतलब जलीय माध्यम में ले रहे हैं, क्लियर है। तो ये 3 एग्जाम्पल अम्ल को परिभाषित करने के लिए, इसके अलावा नीले को लाल रंग में और स्वाद में खट्टा, ये बेसिक अम्ल की परिभाषा हो गई, क्लियर है। चलिए क्षार की बात करते हैं। अच्छा, अम्ल के परिभाषा के तौर पे एक और बात याद रखना है कि अम्ल किसी भी क्षार के साथ क्रिया करके उसको उदासीन कर देता है, या उल्टा कहें क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल को उदासीन कर देता है, जो भी बोले, है ना। तो उसका उदाहरण लिया, देखिए क्षार उदाहरण के तौर पे लिया है NaOH जो एक क्षार है, बेस है, ठीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड है, ठीक है, एसिड है। तो दोनों परस्पर क्रिया करके क्या कर देंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और लवण और जल का निर्माण करेंगे, मतलब सॉल्ट और वाटर का निर्माण करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, क्लियर है क्या। तो ध्यान रखें ये दोनों के लिए परिभाषा कॉमन है, किसके लिए, एसिड और बेस दोनों के लिए, अम्ल और क्षार दोनों के लिए, कि दोनों एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं आप इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदाहरण है यही। क्षार का अम्ल के साथ क्रिया, NaCl मतलब क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया, लवण मिल गया, और लवण मिलने के साथ साथ क्या मिलेगा, जल मिलेगा। तो आप इसको चाहे क्षार की परिभाषा बोले या अम्ल की परिभाषा बोले, अम्ल क्षार को उदासीन कर देगा, क्षार अम्ल को उदासीन कर देगा, क्लियर है। उदासीन मतलब ना तो वो फिर क्षार रहेगा ना वो अम्ल रहेगा, ये ठीक है। दूसरे परिभाषा के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक, तो क्या बोलेंगे, देखिए कोई भी क्षार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर कार्बोनेट का निर्माण करता है, अम्ल के विपरीत, है ना। अम्ल क्या कर रहा था, अम्ल क्या कर रहा था, अम्ल कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्षार जो है, जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोनेट का निर्माण कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अम्ल के विपरीत, अम्ल इसका उल्टा कर रहा था, और साथ ही साथ जल का निर्माण करेगा। तो ये हो गया बेसिक एसिड और बेस का डेफिनेशन, अम्ल और क्षार की परिभाषा के तौर पे उदाहरण के साथ। सारे उदाहरण यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी कम से कम। आगे बढ़े, अब अम्ल क्षार की बेसिक परिभाषा तो हो गई। अब अम्ल क्षार से रिलेटेड आपको विभिन्न साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई अवधारणा को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले अम्ल क्षार को परिभाषित किया था आर्हीनियस द्वारा। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, या केमिस्ट कह सकते हैं। तो उनके द्वारा अम्ल क्षार को परिभाषित किया गया था, और उनके अनुसार हम जो अवधारणा है उसको कहेंगे आर्हीनियस अम्ल क्षार अवधारणा। उसके हिसाब से अम्ल क्या होता था, क्षार क्या होता था। देखिए सबसे पहले मैंने उदाहरण लिया है अम्ल का, यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन मिल रहे होंगे, तो सीधा सीधा ये बोलेंगे हम, अम्ल ऐसा पदार्थ है, अम्ल ऐसा पदार्थ है जो हाइड्रोजन आयन प्रदान कर सकता है, ठीक है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान कर सकता है, हाइड्रोजन आयन देगा, वो होगा अम्ल। ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर, ध्यान रखें मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, जल में घुलकर या जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देगा, वो अम्ल होगा। किसके हिसाब से, आर्हीनियस के हिसाब से। तो देखिए पहला एग्जांपल मैंने लिया है एसिटिक एसिड का, CH3COOH। अब कुछ लोगों की अवधारणा क्या होती है कि जो बोलेंगे कि सामने में OH लगा है, मतलब सॉरी एंड में जो OH लगा है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो जहाँ आखिरी में OH लगा है तो उसको बहुत सारे लोग क्षार मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर NaOH क्षार ज़रूर है, लेकिन CH3COOH क्षार नहीं, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल है ये,
ठीक है, मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। COOH जहाँ पर दिखाई देगा, पहचानने के लिए क्या करना है आपको, COOH दिखना है, देखना है। जहाँ कहीं भी COOH दिखाई दिया वो बेस नहीं अम्ल होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। क्लियर है, इस कारण ये अम्ल है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका एक्वस मीडियम लिया, जलीय माध्यम लिया, और फिर वो क्रिया करके एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, एसीटेट आयन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन के साथ हाइड्रोजन आयन देगा जल में घुलकर या जलीय माध्यम में। तो सबके बाद क्या लिखा है, एक्वस एक्वस एक्वस। तो आर्हेनियस के परिभाषा के अनुसार ये चीज़ आवश्यक है कि माध्यम जो होना चाहिए वो जलीय होना चाहिए, एक्वस मीडियम होना चाहिए। क्लियर है, तो ये हो गया पहला उदाहरण, एसिटिक एसिड जल में घुलकर या जलीय माध्यम में एसीटेट आयन के साथ साथ हाइड्रोजन आयन दे रहा है। क्लियर। दूसरा उदाहरण देखिए अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या दे सकता है, हाइड्रोजन आयन दे सकता है जल में घुलकर। इसका भी माध्यम क्या ले लिया, जलीय माध्यम ले लिया, किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जो जल में घुलकर या जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन देगा। हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव होगा और क्लोरीन आयन नेगेटिव होगा। इसके पीछे बेसिक केमिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा कि ये नेगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ कुछ बेसिक केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियो आने में, लेकिन इसके पीछे ये है कि सारे तौर पे मैं सुनिश्चित होकर ही आपको वीडियो देना चाह रहा हूँ। हड़बड़ी में ऊपरी तौर पे पढ़ाकर मैं आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं कराने वाला हूँ, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अम्ल। जहाँ कहीं भी दिखा कि H पॉजिटिव आयन देगा जलीय माध्यम में, वो आर्हेनियस अम्ल होगा। क्लियर। क्षार क्या होगा फिर देख लेते हैं। फिर से माध्यम जलीय ही होना चाहिए, मतलब आर्हेनियस के लिए एक चीज़ आवश्यक है, जलीय माध्यम, एक्वस मीडियम। तो फिर से वही, क्षार ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर या जलीय माध्यम में OH आयन देगा। ठीक है, OH आयन देगा। तो NaOH जलीय माध्यम में Na प्लस और OH माइनस आयन दे रहा है। यहाँ पर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 मतलब अमोनियम, और साथ साथ हाइड्रोक्सिल आयन, OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन देगा। ठीक है, तो जो OH देगा जलीय माध्यम में वो क्षार है, जो H प्लस आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, वो अम्ल है आर्हेनियस के अनुसार जलीय माध्यम में। हो गया आपका, एकदम क्लियर है। उदाहरण के साथ दो उदाहरण मैंने ले लिए हैं। सभी का माध्यम जो है, इसका भी माध्यम एक्वस एक्वस एक्वस, जलीय जलीय जलीय। तो ये है आर्हेनियस अम्ल क्षार अवधारणा। तो आपको अभी से समझ में आ गया होगा कि इसकी क्या बाध्यता है या क्या कमियां हैं इसमें। ठीक है ना, कमी ये दिखाई दे रही है कि भाई सिर्फ जलीय माध्यम होना चाहिए, और ऐसे अम्ल और क्षार का क्या जो जलीय माध्यम में घुलनशील नहीं है। बात समझ में आ रही है। ऐसे भी तो अम्ल और क्षार हैं जो जल में घुलनशील नहीं है। तो इस अवधारणा के अनुसार उन अम्ल और क्षारों को परिभाषित नहीं किया जा सका, इस कारण इसकी बहुत बड़ी कमी या डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, जिसको पूरा करने के लिए आगे दो थ्योरी और आएगी। ठीक है ना, किसी भी एक अवधारणा की कमी को पूरा करने के लिए दूसरी थ्योरी आ जाती है। समझ में आई बात। तो ये हो गया एग्जाम्पल अम्ल और क्षार के, आर्हेनियस अम्ल और क्षार की अवधारणा के साथ, थ्योरी के साथ मैंने आपको बता दिया है। अब कमी देख लीजिए भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिसएडवांटेज बोलें या कमियां बोलें, ऐसे अम्ल जिनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं होते, क्या वो अम्ल नहीं होते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे भी अम्ल हैं जिनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है, H प्लस आयन नहीं है, फिर भी वह अम्ल है, एसिड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक होता है। साथ ही साथ कॉपर सल्फेट CuSO4, देखिए H प्लस नहीं दिख रहा है दोनों में, ठीक है, फिर भी ये एसिड है। FeSO4, फेरस सल्फेट, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे एसिडिक हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन भी नहीं है, तो ये तो फेल हो गया। कौन फेल हो गया? आर्हेनियस अम्ल क्षार अवधारणा। ठीक, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न बन सकता है। तो इस हिसाब से जिनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है फिर भी ये अम्ल है, ये इसकी डिसएडवांटेज है कि इन सारे अम्लों को यह जो अवधारणा है, मतलब आर्हेनियस जो है वो परिभाषित नहीं कर सके। क्षार कौन कौन से हैं? जो OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे सकते, वो है NH3, Na2CO3, ये दोनों के दोनों क्षार हैं, लेकिन इनके पास OH
माइनस आयन नहीं है, फिर भी क्षार है। तो परिभाषित नहीं कर पा रहा है कौन, आर्हेनियस इनको। क्लियर। तो आई थिंक आपका आर्हेनियस अम्ल क्षार अवधारणा पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए एक और साइंटिस्ट, मतलब एक साइंटिस्ट का पेयर आया कुछ आगे चल के, तकरीबन 1928 का समय है, खैर वो महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल क्षार अवधारणा, ठीक है। तो आर्हेनियस क्या कहते थे, जलीय माध्यम होना चाहिए, प्लस H+ आयन दिखना चाहिए और OH आयन दिखना चाहिए अम्ल और क्षार में क्रमशः। ये क्या कहते हैं देखेंगे। इनके अनुसार अम्ल जो है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। तो इनके अनुसार अम्ल वह होता है, वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन दाता होता है, H+ आयन दे सके किसी दूसरे पदार्थ को या क्षार को, ठीक है। अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को या क्षार को H+ आयन प्रदान कर सके। मतलब वही बात है जो कौन कह रहा था, आर्हेनियस कह रहे थे। बस इसमें एक चीज़ नहीं कहा गया है, क्या जलीय माध्यम होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया है ब्रॉन्स्टेड लॉरी के द्वारा। जलीय माध्यम का होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बस क्या होना चाहिए, H+ आयन देना चाहिए। जो भी H+ आयन दे देगा, चाहे वो लिक्विड मीडियम में हो, मतलब एक्वस मीडियम में हो, सॉलिड मीडियम में हो या गैसी मीडियम में हो, वह अम्ल कहलाएगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कह रहे हैं। तो प्रोटॉन दाता H+, प्रोटॉन, अब देखिए H+ को यहाँ पर प्रोटॉन कह रहे हैं क्योंकि कोई भी पॉजिटिव, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव आयन है ना, और हाइड्रोजन का एक ही होता है ना। तो एक पॉजिटिव आयन मतलब प्रोटॉन, तो H+ बोल लीजिए या उसको प्रोटॉन बोल लीजिए, एक ही मतलब है। यहाँ पर प्रोटॉन से मतलब H+ आयन से है, क्लियर है। तो प्रोटॉन दाता अगर जो होगा, मतलब H+ आयन जो दे रहा है किसी दूसरे को, वो अम्ल है, और जो H+ आयन ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वह क्षार होगा, बेस होगा। तो H+ आयन डोनर एसिड, H+ आयन एक्सेप्टर बेस, क्लियर। कौन कह रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की अवधारणा के अनुसार। उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, अम्ल का उदाहरण लेते हुए मैंने लिखा है नाइट्रिक अम्ल का उदाहरण, नाइट्रिक एसिड का उदाहरण HNO3। HNO3 में दिख रहा है आपको एक H+ आयन जो आसानी से बाहर हो सकता है, मतलब H+ आयन और NO3- आयन, ठीक। तो H+ आयन ये किसी दूसरे को दे सकता है, इससे अलग हो गया, तो HNO3 अम्ल है। और यहाँ पर देखिए NH3 मतलब अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन आयन अगर मिक्स कर दें कि अभिक्रिया कराएं तो क्या मिलेगा, NH4+ आयन। और NH4 क्या होता है, देखिए अंतर क्या है, NH3 जो है ना वो क्षार है और NH4 जो होगा वो अम्ल होगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अमोनिया, अमोनियम, अंतर सुनिए, अमोनिया, अमोनियम, NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से ये क्या कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है, अपने में ग्रहण कर रहा है, तो इस कारण NH4+ का निर्माण हुआ। और इसी वजह से NH3 जो है वो क्षार है क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है, और HNO3 जो H+ आयन दे रहा है, इस कारण ये जो होगा ये अम्ल होगा। क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें, नहीं भी हो रहा होगा तो आप कहाँ से बता पाएंगे, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन है यहाँ पर। खैर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो भी आपको डाउट हो, ठीक है, उसका समाधान बिल्कुल मैं नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूँगा। तो डेफिनेशन क्लियर है ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी से ही एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वो है संयुग्मी अम्ल तथा क्षार का सिद्धांत, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। किसको कॉन्जुगेट एसिड बेस कहेंगे, मतलब किसको संयुग्मी अम्ल कहेंगे और किसको संयुग्मी क्षार कहेंगे, प्रश्न ACF में आया है इससे, कि आपको पहचानना है कौन सा संयुग्मी अम्ल है, कौन सा संयुग्मी क्षार है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आपको पहचानना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है कि किसको संयुग्मी अम्ल, किसको संयुग्मी क्षार कहा जाता है। सुनिए इधर, एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, HCl का रिएक्शन करवाया है NH3 के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया गैस के साथ कराते हुए हमको प्राप्त हुआ है NH4 मतलब अमोनियम और क्लोरीन आयन, ठीक। अब देखिए ये जो HCl है ये क्या है, एसिड है, अम्ल है, और जैसे कि मैंने बताया था NH3 जो है वो क्या है, क्षार है, बेस है, ठीक। तो ये एसिड होने की वजह से प्रोटॉन डोनेट करेगा, दान करेगा, मतलब यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा, और ये जब H+ आयन निकल जाएगा
तो क्या बचेगा इससे, क्या बचेगा, Cl माइनस, क्योंकि इसमें से H प्लस निकल गया, बचा क्या, Cl माइनस। ठीक है, तो H प्लस डोनेट करने के पहले जो एसिड था और H प्लस डोनेट करने के बाद जो बच गया, मतलब Cl माइनस बच गया, इसी एसिड का ये जो है डोनेट करने के बाद जो बचा है ये कहलाएगा संयुग्मी क्षार। किसी भी अम्ल द्वारा प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, दान करने के बाद जो बचा हुआ है वो उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाएगा। मतलब यहां पर HCl का संयुग्मी क्षार कौन सा हो गया, Cl माइनस। अम्ल था, दान कर दिया, क्या बन गया मैं, क्षार बन गया। बात समझ में आ रही है। HCl अम्ल था, H प्लस आयन दान कर दिया, क्या बन गया वो, क्षार बन गया। तो H प्लस डोनेट करने के बाद क्षार जो बन जाता है वो पुराने एसिड का संयुग्मी क्षार कहलाता है। अम्ल का संयुग्मी क्षार, क्षार का संयुग्मी अम्ल। बात समझ में आई। अब देखिए, ये बेस था, क्षार था, ये H प्लस ग्रहण कर रहा है और H प्लस ग्रहण करने के बाद क्या बना रहा है, NH4 प्लस। ये ग्रहण किया ना, तभी तो NH4 होगा और पॉजिटिव आयन कर रहा है, इस कारण NH4 प्लस हो गया। तो जो भी क्षार H प्लस आयन ग्रहण करने के बाद अम्ल बन जाएगा वह उसका संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। क्लियर है। जो भी क्षार H प्लस आयन ग्रहण करने के बाद अम्ल बन जाएगा, क्षार था, H प्लस आयन ग्रहण कर लिया, अम्ल बन गया मैं, अम्ल बनने के बाद वह उस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो यहाँ पर NH3 मतलब अमोनिया क्षार का संयुग्मी अम्ल होगा NH4 प्लस। ठीक है, तो सीधी सीधी बात करें, एक हाइड्रोजन आयन का ही फर्क होता है किसी भी संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार में। अम्ल डोनेट कर देगा, बन जाएगा क्षार, वो उसका संयुग्मी क्षार कहलाएगा। क्षार H प्लस आयन ग्रहण करके अम्ल बन जाएगा, वो उसका संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। एक H प्लस आयन का बहुत डिफरेंस होता है जिसको मैंने अलग से लिख रखा है। क्या लिखा है, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म केवल एक प्रोटॉन द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर्स बाय ओनली वन H प्लस आयन। क्लियर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब आपको पहचानने बोलेगा, एसिड बेस पेयर पहचानो। कॉन्जुगेट एसिड बेस आपको आइडेंटिफाई करना है, प्रश्न दे देगा किसी भी रिएक्शन को देके। अब देखिए, सेम एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये जो लिखा है एसिड है, क्योंकि ये तो पहले बेस था ना, ग्रहण कर लिया तो अम्ल बन गया, ये अम्ल है और ये क्षार है। संयुग्मी अम्ल है और ये क्षार है, मतलब ये जो पहला वाला है ये संयुग्मी अम्ल है, मतलब कॉन्जुगेट एसिड है, और ये ओरिजिनल बेस है। तो एसिड बेस पेयर बोल रहे हैं ना, एसिड बेस पेयर, ये एक पेयर हो गया। बात समझ में आ रही है आपको। वैसे ही नीचे HCl ओरिजिनल एसिड था, H पॉजिटिव दान कर दिया, बन गया क्षार, जिसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। तो ये दूसरा पेयर हो गया आपका अम्ल और क्षार का। तो पहचान जाएंगे अब अगली बार से, सिर्फ एक पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन का फर्क होगा। अम्ल का जो क्षार बनेगा संयुग्मी क्षार, क्षार के द्वारा ग्रहण करके जो अम्ल बनेगा वो उस क्षार का संयुग्मी अम्ल होगा। कितनी बार मैंने रिपीट कर दिया है, वीडियो को ही आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखते हुए, एक ही बार, रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़े तो ये कॉन्सेप्ट निकलता है संयुग्मी अम्ल और क्षार का, जिससे प्रश्न आपके बनेंगे। सिर्फ H प्लस या तो निकाल देना है या H प्लस ग्रहण करवा देना है, पहचान में आ जाएगा कौन क्या है। ठीक, दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए। CH3COOH क्या था, एसिडिक एसिड, मेथेनोइक एसिड का अभिक्रिया जल के साथ कराया। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 और 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये क्या है आपका, एसिड है, ध्यान रखें, बताया था मैंने, एसिडिक एसिड CH3COOH, और ये क्या है, जल है। फिलहाल जल है, तो जल देखते हैं क्या होगा। अभिक्रिया करके क्या किया इसने, अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया। अब जब इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, दाता है ये,
तो ये क्या होगा, एसिड। और जब ये H पॉजिटिव आयन दान कर दिया, दान करने के बाद ये क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। मतलब CH3COO नेगेटिव क्या है, संयुग्मी क्षार है, कॉन्जुगेट बेस बन गया दान करके। यही तो दान करके ये बना है ना, यही तो दान करके ये बना है। और ये पहले एसिड था, दान करके बन गया क्षार, CH3CO नेगेटिव, एसीटेट आयन। तो जब ये एसिड है और ये इसका संयुग्मी क्षार है, तो क्षार कौन सा होगा, क्षार होगा ये जल, ठीक है, जल होगा क्षार, जो H+ आयन ग्रहण करके H3O पॉजिटिव बना लेगा। मतलब ये पहले क्षार था, अब H+ ग्रहण करके क्या बन रहा है, संयुग्मी अम्ल बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, क्योंकि ये क्षार था, ग्रहण किया, अम्ल बन गया, H3O पॉजिटिव अम्ल बन गया, संयुग्मी अम्ल बन गया। अब आप बोलेंगे कि जल है वो कैसे अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा, एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी कारण मैंने बोला है 2 और 3 जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जल है किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्षार, ठीक, क्योंकि H+ आयन ग्रहण कर लिया। H3O+ को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, वो आखिरी में। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। और NH3 क्या है बताइए मुझे, बताया था मैंने NH3 क्या है भाई, क्षार है, अमोनिया गैस जो है ना क्षार है, ये हमेशा याद रखेंगे आप। फिर उसकी क्रिया जल के साथ करा रहे हैं, तो देखिए ये क्षार है, तो क्षार है तो H+ ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके क्या बना लेगा, ग्रहण करके बना लेगा NH4+ बना लेगा। तो जब ये क्षार है तो ग्रहण करके ये क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा, और उस अम्ल को क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। तो इस क्षार का संयुग्मी अम्ल हो जाएगा NH4+। तो जब ये क्षार है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए अम्ल। तो अब आप बोलेंगे कि भैया ये कैसे बता रहे हो आप, एक बार जल जो है वो क्षार बना है और एक बार जल जो है वो अम्ल बना है। यही तो पानी की खूबसूरती है कि जहाँ पर मिला दो उसके जैसा हो जाता है। मतलब सीधी सीधी बात करेंगे कि जल जो है उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ठीक है। तो जल जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो जल क्षार की तरह व्यवहार करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब जल जो है, पानी जो है, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसी को बोलते हैं वाटर का एम्फोटेरिक नेचर, उभयधर्मी प्रकृति पानी की। क्लियर, रीज़न बता दिया मैंने, ऐसा होता है भाई, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो H2O प्लस NH3। अब आप बताइए जब ये अम्ल है तो अम्ल होने के साथ साथ ये क्या करेगा, H+ आयन दे रहा है, इसी को तो दे रहा है, तो ये अपना H+ आयन त्याग करके बन क्या जा रहा है, क्या बन जा रहा है, OH आयन बन जा रहा है। और जब ये अम्ल था दान कर दिया तो बन गया OH-, तो ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार। तो OH- जो है H2O का संयुग्मी क्षार होगा। कौन किसका संयुग्मी क्षार, कौन किसका संयुग्मी अम्ल, अब वो 2-3 एग्जाम्पल हमने देख लिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, HCl का H2O के साथ अभिक्रिया। तो बताइए HCl क्या है, HCl क्या है भाई, HCl बोलोगे आप अम्ल है, बिल्कुल अम्ल है। और ये क्या व्यवहार करेगा फिर, H2O क्षार की तरह, क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, सीधी बात। तो ये अम्ल होने की वजह से H+ डोनेट कर देगा और बन जाएगा किसमें, Cl- में। इस कारण ये अम्ल बन गया किसमें, क्षार में परिवर्तित हो गया, तो ये हो जाएगा संयुग्मी क्षार, जिसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। और चूंकि H2O क्षार है तो वो ग्रहण करेगा, ग्रहण करके बना लेगा फिर से H3O+, और इस क्षार का H3O+ हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है, हो गया। ये था संयुग्मी अम्ल क्षार का कॉन्सेप्ट। कहाँ से निकल रहा है, ब्रोंस्टेड-लॉरी अवधारणा के आधार पर ही ये निकल रहा है, ठीक। अब कमियां देखिए इसकी, इस थ्योरी की भी कमी है, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी की भी कमी है। और वो कमी क्या है, फिर से आप बोलेंगे कि भाई ऐसे अम्लों का क्या जिसके पास H+ आयन ना हो, सही बात है, बिल्कुल। तो ऐसे भी अम्ल होते हैं जिनके पास H+ आयन ना हो। देखिए इसमें बस क्या दूर किया गया, जो आर्हेनियस ने बोला था कि जलीय माध्यम नहीं चाहिए, इसमें एक फ़ायदा था कि जो एसिड या बेस जलीय माध्यम में घुलनशील नहीं थे वो भी इसके अंदर आ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली ये भी वही बोल रहा है कि H+ तो होना ही चाहिए। तो कमी है फिर,
ऐसे अम्ल जिनके पास H+ नहीं है उनको परिभाषित नहीं कर पा रहा है, और ऐसे क्षार जो H+ ग्रहण नहीं करते उसके बाद भी क्षार होते हैं वो भी परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। कौन? ब्रोंस्टेड लॉरी दोनों मिलके नहीं कर पा रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे फिर से वही उदाहरण होंगे जो इसके लिए हैं। CO2 अम्ल है, H+ आयन नहीं है। CuSO4 भी अम्ल है, AlCl3 भी अम्ल है। ये सारे उदाहरण हैं अम्लों के, नोट करते जाना है, पहचानने आता है एग्जाम में कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। क्लियर? क्षार के तौर पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह क्षार हैं लेकिन H+ आयन ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मतलब नहीं किए हुए हैं। CaO और MgO क्षार हैं, मतलब H+ इनके पास अभी नहीं है, फिर भी क्षार है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये इसकी कमी है, डिसएडवांटेज है इस थ्योरी की। ठीक, अच्छा, एडवांटेज यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको शुरू में मुझे बताना चाहिए था, बताया भी है मैंने कि इस थ्योरी के लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो उदाहरण के तौर पे सबसे बेहतरीन उदाहरण है, इसको नोट करिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ऐसे उदाहरण पे आप फोकस करें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, HCl को गैसियस मीडियम में ले लिया है, एक क्रिटिकल रिएक्शन है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गैस मीडियम में लिया है, गैसीय माध्यम में लिया है, और अमोनिया गैस तो गैस होता है। दोनों की जब अभिक्रिया कराएंगे ना तो क्या मिलेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसका जो माध्यम होगा वो होगा सॉलिड, ठोस अवस्था में प्राप्त होगा। बहुत ही रेयर बोल सकते हैं रिएक्शन है ये, अभिक्रिया है जिसमें दो गैसीय पदार्थ मिलकर एक सॉलिड पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अम्ल है, ये क्षार है, दोनों अभिक्रिया करके NH4Cl का निर्माण कर रहे हैं। शुरू में दोनों का माध्यम गैसीय था, दोनों मिलके सॉलिड पदार्थ का, प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। जलीय माध्यम नहीं दिख रहा है। एडवांटेज हो गया किसका? ब्रोंस्टेड लॉरी का। डिसएडवांटेज भी बता दिया मैंने। तो इस प्रकार आज हमने अम्ल क्षार का बेसिक परिभाषा देखते हुए दो अवधारणाओं को क्लियर किया, आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड लॉरी। आगे जाके देखेंगे इस थ्योरी की कमी को पूरा करते हुए एक और थ्योरी आएगी, लुईस थ्योरी। ठीक है, तो लुईस थ्योरी को पढ़ते हुए आगे हम प्रबल अम्ल किसे कहेंगे और प्रबल क्षार किसे कहेंगे यह भी देखने वाले हैं, जो भी इस वीडियो का पार्ट 2 होगा, देखिएगा जरूर। ठीक है, प्रश्न बनते हैं दोस्तों, और जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं इसके आधार पर अगर आप कुछ और देखने जाएंगे एग्जाम्पल तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही आपको करना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतनी आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आपको आगे जाके आप कोई भी बुक पढ़ें या एग्जाम्पल देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, या प्रश्न आप बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। अगर इस टॉपिक से आ गया ना, संयुग्मी अम्ल क्षार जो आ चुका है, तो डेफिनेटली आपसे इस टॉपिक से प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अम्ल क्षार के दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में जल्द से जल्द मैं देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।